In Ajanta Pullingam from Laghu Siddhanta Kaumudi, first thing which we can see, Ajanta word and Halanta word. These two words are connected with Shadlingam. Now when I say Shadlingam, हम लोगों को तो तीन लिंग मालूम है. As we know, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. तो तीन लिंग होने के बाद ये षडलिंग क्यों दिए हुए हैं? तो यहाँ पे तीन लिंग अजंत के और तीन लिंग जो है वो है हमें दिखते हैं हलंत के. अजंत यानी क्या और हलंत यानी क्या और दोनों के तीन तीन लिंग यानी क्या, उसको अंडरस्टैंड करेंगे. व्हेन आई से अजंत, अजंत इज नथिंग बट अच अंत, जिसके अंदर अच, अच यानी आप देख सकते हो कि अच में मेन चीज आती है वो यानी स्वर. नीचे माहेश्वर सूत्र है. ये माहेश्वर सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो अच अंत में क्या आता है वो पता चलेगा. अच यानी ऐ उन रूल रुक एओंग अयवच. तो ये जो स्वर है सभी उसको अच कहा गया है. तो जिस स्वरांत टेबल को हम लोग अजंत कहते हैं, अच अंत कहते हैं. और उसके बाद हलंत यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ह से लेके 14वें सूत्र के ल तक जो आता है वो हलंत है. तो इस तरीके से अजंत और हलंत यानी स्वरांत और व्यंजनांत ऐसे दो पार्ट है. तो स्वरांत में तीन टेबल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कवि, भानु, पितृ, माला, नदी, वधु, वन, ऐसे. और हलंत में तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जिसके अंदर टेबल रहते हैं राजन, अप्सरस, जगत, दिश, वाच, वनिज. तो ऐसे मिला के षडलिंगम, तो ऐसा एक प्रकरण बन गया है व्याकरण शास्त्र में. तो ये षडलिंग जो पूरा प्रकरण है, बड़ा प्रकरण है, वो बड़े प्रकरण का एक पार्ट, अजंत का एक पार्ट पुल्लिंगम, इतना ही. और उसमें भी लिमिटेड टेबल हम लोग देखने वाले हैं. तो उस तरीके से हम लोग को एक अप्रोच मिल सकता है कि अच अंत में किस तरीके से हम लोग टेबल जो है उनको बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाणिनीय सूत्र. तो लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड क्या है इसके अंदर, किस तरीके से ये अजंत पुल्लिंगम जो है वो चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी सी देव एंडिंग इन अ, तो देवा के आखिर में जब भी अ है तभी हम लोग को दिखता है कि वो अजंत है और वो पुल्लिंगम टेबल है. तो ये टेबल अजंत पुल्लिंगम के अंदर आएगा. उसी के साथ साथ यदि हम लोग देखते हैं कवि का टेबल, तो कवि के आखिर में ई आता है, इकारांत टेबल है. तो ये भी अजंत पुल्लिंगम टेबल है. ये हमने बहुत बार देखा है, पढ़ा है, हम में से सभी लोगों का बाय हार्ट भी होगा ये टेबल. भानु उकारांत है, अजंत है, पुल्लिंग है. और उसी के तरीके से पितृ ऋकारांत टेबल है, ये भी अजंत पुल्लिंगम में आता है. तो ये जो टेबल्स देखे हम लोगों ने, देव, कवि, भानु, पितृ, ये टेबल्स बने कैसे हैं? पाणिनीय सूत्रों के अनुसार वह देखना, यानी आज का यह अजंत पुल्लिंगम का हमारा सेशन है. जैसे पहले भी कहा अजंत पुल्लिंगम है, उसमें बहुत सारे अलग 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 टेबल्स आते हैं. कम से कम 100 सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो पाणिनि में तो और भी ज्यादा रहेंगे सूत्र सिर्फ अजंत पुल्लिंग के लिए. वैसा अजंत स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, फिर हलंत पुल्लिंगम है, हलंत स्त्रीलिंगम है, हलंत नपुंसक लिंग है. ये सब मिला के षडलिंग प्रकरण होता है. तो हमें इतना बड़ा प्रकरण आज नहीं देखना है, ये 6 में से एक यानी अजंत पुल्लिंगम, और उसमें भी लिमिटेड टेबल्स देखना आज का हमारा स्कोप है. तो इस तरीके से अलग अलग टेबल्स इसके अंडर आते हैं. अजंत पुल्लिंगम के अंडर वो हम लोगों ने देखा देव, कवि, भानु और पितृ. इनमें से हमें दिखता है कि जो टेबल्स बनते हैं वो एक सूत्र से बनते हैं. कौन सा यह इंपॉर्टेंट सूत्र है? तो चौथा अध्याय में पहले पाद में दूसरा आने वाला यह सूत्र है. ये सूत्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसके बाद जाके वन शॉट ब्रीथलेस हम लोग ये सूत्र जो है उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू recite this entire sutra at once. सौजसमौ षष्ठाभ्याम भीस इंभ्याम भ्यस अंग श्याम यम भ्यस अंग सो श्याम सो सूप. तो उस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते वक्त भी बहुत सारी दिक्कत जो है वो हमें होती है, ऐसा देखने को मिल रहा है हम लोगों को. तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत केयर करनी पड़ती है पहले ही, जब भी इसको हम लोग रिसाइट करेंगे उस तरीके से. तो इस सूत्र को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके देखेंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं
क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्वौज समौट जिधर कहा गया है उसमें प्रथमा विभक्ति है। कैसे? तो नीचे देख सकते हैं सु औ जस इति प्रथमा। तो इसमें जो पहले 3 शब्द है वो 3 शब्द यानी सु औ जस है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति है। और उसके बाद औ टस इति द्वितीया, तो उसके बाद ही जो आने वाले शब्द है उसके अंदर ये 3 प्रत्यय आते हैं औट और शस, जिसके अंदर हमें द्वितीया विभक्ति मिलती है। उसके बाद टा भ्याम भीस इति तृतीया, उस तरीके से तृतीया विभक्ति भी हमें वहां पे मिलती है। ये भ्याम भ्यस इति चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय मिल गए। ngसी भ्याम भ्यस इति पंचमी, तो पंचमी विभक्ति के प्रत्यय यहाँ पर है। ngस ओस आम इति षष्ठी, तो षष्ठी के 3 प्रत्यय यहाँ पे दिए हैं। नी ओस सुप इति सप्तमी, और सप्तमी के भी प्रत्यय यहाँ पे दिए हैं, संबोधन के नहीं दिए हैं। संबोधने च जो प्रथमा के प्रत्यय है वही संबोधन में आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे संबोधन के प्रत्यय नहीं दिख रहे हैं, बट इट इज सेम एज प्रथमा। अभी ये जो प्रत्यय है वो थोड़े से जब भी सूत्र में देखे तभी बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, थोड़े नीचे स्प्लिट करके देखा तो कुछ अच्छा लग रहा है। और भी इसको बेटर कंडीशन में देखने के लिए वी विल गो अहेड एंड वी कैन सी कि ये जो प्रत्यय है इनको हमारे फॉर्मेट में अगर टेबल के फॉर्मेट में यूज करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें दिखेगा अजंत, कोई भी शब्द होता है अजंत प्लस सु औ जस करेंगे तो प्रथमा हो गया, औट शस करेंगे तो द्वितीया हो गया, ताभ्याम भीस करेंगे तो तृतीया हो गया, ये भ्याम भ्यस कर दिया तो चतुर्थी हो गया, ngसी भ्याम भ्यस कर दिया तो पंचमी हो गया। उस तरीके से हम लोगों को जो है वो ngस ओस आम षष्ठी दिख गया, गी ओस सुप सप्तमी में आ गया, सु औ जस जो प्रथमा का है वही संबोधन में लिया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों को वही सूत्र सिंप्लीफाई और उससे भी सिंप्लीफाई अपने पैटर्न में रखकर आपके सामने ये रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो टेबल है इस टेबल की हेल्प से ये प्रत्ययों का टेबल है। और कौन से प्रत्यय है जो पाणिनि जी ने कहे हुए प्रत्यय है वही एक ही सूत्र में कहे हैं, चौथे अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र में। तो जितने भी प्रत्यय उन्होंने कहे हुए हैं उनको सिस्टमेटिक अपने तरीके से अरेंज करके हमें देखना है कि ये प्रत्ययों का टेबल कैसे बनता है, और उसी का नाम है अजंत पुल्लिंगम। तो जब तक ये अंडरस्टैंड हम लोग नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा कनेक्ट जो है वो पाणिनीय संस्कृत तक नहीं जाएगा। बिकॉज टेबल सबको बाय हार्ट है, देव का, कवि का, भानु का और पितृ का। बट यह टेबल्स किस तरीके से हमें पाणिनि जी के सूत्र से मिले हुए हैं वह जानना आज के सेशन का स्पेशलिटी है। तो उस तरीके से अभी हमारे पास सामने टेबल है। ये टेबल को अजंता का कोई भी शब्द लेंगे हम लोग, देव, कवि, भानु, पितृ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये शब्द के टेबल्स हम लोगों ने देखे हुए हैं। देव पितृ को साइड में रखेंगे, कवि के टेबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो आपको पेज और पेन लेकर बैठने को कहा है वहां पे आप भानु का टेबल बना भी सकते हो, या कवि के साथ ऋषि का टेबल आप वहां पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी कि किस तरीके से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है या जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिस तरीके से प्रत्यय जुड़ रहा है, जो सूत्र से प्रत्यय जुड़ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसी के साथ साथ अपना भी खुद का एक टेबल वहां पे बनाना। बिकॉज जब तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज को हम लोग लिखेंगे नहीं प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से, तब तक सुन के समझ में आएगा, बट समवेयर यू विल फाइंड कि जितने डाउट्स या डिफिकल्टीज आप खुद लिखोगे तब तक नहीं आते, तब तक आपको सिर्फ सुन के नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई राइटिंग इज सम वन ऑप्शन इज गिवन टू यू, जिसका आप हेल्प ले सकते हो और आपके साथ साथ टेबल्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये अजंता का टेबल आपके सामने आ गया। जो सूत्र है उसको हम लोगों ने सिस्टमेटिक लिखा है, ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन आपको आगे पता चलेगा कि जो यूजेबल फॉर्म है वो लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रथम एकवचन में सु लिखा है तो डायरेक्टली सु यूज करते हैं ऐसा नहीं है, हलंत स या विसर्ग यूज करते हैं हम लोग। फिर ये चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। ऑलमोस्ट सब में चेंजेस है, सिर्फ जो बीच में भ्याम 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 लिखा है तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड इन पर्पल कलर। उसका रीजन है कि सबसे इजी वो है। अगर मुझे कवि का टेबल बनाना है
तो डायरेक्टली मुझे ब्याम 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 ऐड कर दिया, तो कवि ब्याम कवि ब्याम कवि ब्याम मेरा फॉर्म बन गया। मुझे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, इसलिए उसको दिखा कि मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म वो है। और जो रेड में आपको दिख रहा है, भीस का भी हो गया, भ्यस का भ्य हो गया, या फिर ओस का ओहो हो गया, उसमें स का विसर्ग हो गया है, इतना ही चेंज है, बाकी सब कॉमन है। तो ये इसके लिए बताया कि ये चेंजेस हम लोगों को इजीली दिख सकते हैं, हम लोग टेबल बना सकते हैं, बट बाकी जितने भी प्रत्यय है उसमें कुछ प्रोसेस होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। जिस तरीके से कोई भी पदार्थ बनाने के लिए एक रेसिपी होती है, उसी तरीके से कोई भी टेबल बनाने के लिए पाणिनि जी के पास एक सूत्र है और उसमें सबकी रेसिपी उन्होंने कॉमन बताई हुई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, we will begin with the table of कवि टुडे। तो यहाँ पे मैंने कवि के टेबल का प्रथमा एक वचन लिया हुआ है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो सूत्र है स्वौजस मौट, उससे कवि में प्रथमा एक वचन में एक प्रत्यय लगता है और वो प्रत्यय है सु। अब ये जो प्रत्यय सु है, उसी को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सु, मतलब उसके ऊपर चांद बिंदी दी हुई है, अनुनासिक सुन लिखा हुआ है। उसका रीजन क्या है कि सु जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय एज इट इज हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सु प्रत्यय में उ जो आखिर में दिख रहा है वो इत संज्ञक है। ये हम पाणिनीय व्याकरण सीख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इत यानी क्या होता है। अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें एक इमेज दिखेगी और उसमें इत क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वटाना हम लोग बाजार से लाते हैं, मटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो डायरेक्टली मटर यूज नहीं करते, उसका सब्जी नहीं करते हैं, हम लोग मटर को छिलते हैं और अंदर का दाना यूज करते हैं। वैसे ये जो सू है वो डायरेक्टली ग्रामर में से आया हुआ है, उसको एज इट इज नहीं यूज करेंगे, उसको छीलेंगे और उसके अंदर का जो पार्ट है यानी स, उसको ही यूज करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कवच लगाया हुआ है मटर को, वो यानी ईत है। तो सू में जो ऊ है उसको हम लोग ईत कहेंगे। बट ये ईत है और ये जाएगा तो कौन से सूत्र से जाएगा, तो उसके लिए एक सूत्र बताया गया हुआ है पाणिनि जी ने, उपदेशे अनुनासिक इत। अभी ये जो उन्होंने सूत्र बनाया हुआ है उपदेशे अनुनासिक इत, इससे हमें पता चलता है कि उपदेश यानी सूत्र के अंदर जो अनुनासिक होता है उसको हमको ईद संज्ञा करनी है। अभी ये सु में तो उ अनुनासिक है नहीं, इसलिए उसको अनुनासिक मानना चाहिए, ऐसा पाणिनि के ग्रामर फॉलोअर्स जो है उनका कहना है, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो उसको सिर्फ सु मत मानो, अनुनासिक वाला सु मानो। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, वो ईत होके निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या, हलंत स। जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कवि प्लस स। ये क्यों हुआ कवि प्लस स, उपदेशे जनुनासिक, यह सूत्र से हुआ, जिसने कहा कि जो ये अनुनासिक है उसको निकाल दो क्योंकि वो ईत है, तो वो मटर का कवच है, उसको हटाने के बाद जो स बचा वो एक्चुअल स है। अभी कवि प्लस स ये कंडीशन आने के बाद एक सूत्र आता है ससजुषोहो रूह। ससजुषोहो रूह ये सूत्र क्या बोलता है, स को रू में कन्वर्ट कर दो। अभी आप बोलोगे इतना क्यों वो कर रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा संधि नियम है। तो स के आगे स जो है उसके पहले कवि है, तो ससजुषोहो रूह, यह सूत्र से स का जो है वो रू हो जाएगा। अभी स का रू हो गया, मतलब चेंजेस हो गए, संधि का रूल फॉलो किया है। ससजुषोहो रूह इतना ही हमें कहता है कि स के सामने कुछ भी रहे आप डायरेक्ट उसको रू में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने रू में कन्वर्ट कर दिया। अभी रू में कन्वर्ट करने के बाद सेम चीज आती है कि रू डायरेक्टली यूज नहीं करना है, वो पूरा मटर है उसको छिलना है। तो रू के आखिर में ऊ है, तो ऊ को अनुनासिक पकड़ लो। तो अगर अनुनासिक पकड़ लिया रू के ऊ को, तो उसका उपदेश जो अनुनासिक इत से सेम सूत्र से वो ऊ भी निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ र। इसलिए कवि प्लस र अपना थर्ड स्टेप। कवि प्लस र ये थर्ड स्टेप हो जाने के बाद एक सूत्र आता है खरवसान योगो विसर्जनीय। यह सूत्र हमें क्या कहता है, तो ये हमें कहता है कि हम लोगों को सिंपल चीज करना आप, यानी चेंज कर देना। इसमें चेंज करना है हम लोगों को इसको, तो जो ससजुषो हो रूहु के बाद उपदेशी जो नासिक इत फॉलो करने के बाद बचा हुआ जो र है उसको विसर्ग में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे र को विसर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कवि प्लस विसर्ग, और जिनको एक साथ जोड़ देंगे तो मेरा शब्द बन जाएगा कवि ही। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस करने के बाद कवि प्लस सु से कवि ही तक का जर्नी हमें पता चलता है।
तीन सूत्र हमें यूज करने पड़ते हैं, बट ये तीन सूत्र अप्लाई करने के बाद कवि से हमको कवि ही तक का प्रवास मिल सकता है, उसके बीच में जो जर्नी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर भानु शब्द लेंगे तो भानु प्लस सु हो जाएगा और उधर से हम लोग भानु तक आ सकते हैं। देव प्लस सु लेंगे तो वहां से लेके देवह तक का हम लोग जर्नी तय कर सकते हैं। और राम अधिक सु लेंगे तो वहां से लेके राम तक का जर्नी अपना कंप्लीट हो सकता है। सो आपके पास जो पेज है, पेन है, अभी लिखना मत, आगे मैं आपको बताऊंगा वेयर टू राइट, बट वहां पे आप देव भानु या राम यह शब्द लेकर उसका प्रथम एक वचन जो देव या भानु या राम हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो किस तरीके से उन्होंने ये बात बताई हुई है। तो इज दिस क्लियर? तो उस तरीके से हम लोगों ने प्रथमा एक वचनम जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, जान लिया है किस तरीके से प्रथमा एक वचन बन सकता है किसका, कवि मति कवि देव भानु और राम का। इसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रथमा द्विवचन जो है उसका रूप हम लोगों को मालूम है, कवि ही कवि दीर्घ ई हो जाता है। तो कवि ही ये से प्रथमा एक वचन से कवि, ये द्विवचन में दीर्घ ई कैसे हुआ और उसमें औ यह प्रत्यय लगता है, तो ये चेंजेस कैसे हुए दैट वी विल अंडरस्टैंड, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कवि प्लस औ ऐसा कंडीशन दिख रहा है, जहां पे कवि प्लस औ में औ क्यों लगा है, स्वौजसमौ षष्ठाभ्याम यह सूत्र से औ लगा हुआ है। अभी यहाँ पे एक ही सूत्र इंपॉर्टेंट, कवि में उसको थोड़ा स्प्लिट करके मैं लिखता हूँ कव प्लस ई प्लस औ, कुछ मैंने सूत्र अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, जस्ट मैंने स्प्लिट किया है कवि यह पद को और उसमें वर्ण अलग निकाला है वी में से व प्लस ई। उसका रीजन क्या है, तो एक सूत्र आता है प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, छठवें अध्याय के पहले पाद का 102वां सूत्र है, उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि यदि अकः प्रथमा द्वितीयायाः अच आदि प्रत्ययः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः एकः पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति। जो सूत्र है प्रथम योः पूर्ण सवर्ण पूर्व सवर्ण, ये ऐसा कहता है कि अक प्रत्यय, अक यानी अ ई उ रु लृ, अ ई उ रु लृ, ये जो पांच ह्रस्व स्वर है, ये पांच स्वरों के सामने प्रथमा या द्वितीया का ऐसा कोई प्रत्यय आता है जिसमें अच यानी कोई भी स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय आता है, तो पहले वाला जो स्वर है उसका सवर्ण दीर्घ होगा। इसीलिए कवि में जो ई है इसके सामने औ यानी स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय आया हुआ है। तो ये प्रथमा द्वितीय में होता है बिकॉज हम लोग प्रथमा कर रहे हैं, इसीलिए जो पूर्व सवर्ण है ई का दीर्घ हो जाएगा बड़ी ई, और वो हो जाने के बाद कवि का दीर्घ ई हो गया और औ जो है वो यहाँ से चला गया। उस तरीके से पूर्व परयो हो एक दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं कि उसको हमने गायब कर दिया, ई प्लस औ एक्चुअल में अलग संधि यहाँ पे होना चाहिए, इको यणाची होना चाहिए, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सूत्र डाला है कि यहाँ पे इको यणाची ऐसा संधि मत करो, तो ई और औ जो है दोनों को मिलाकर दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ सवर्ण हो जाएगा, तो ई का दीर्घ सवर्ण ई हो गया है। और वो होने के वजह से कवि ऐसा हमें एक रूप मिला हुआ है। अगर रवि भी है तो रवि प्लस औ है तो रवि दीर्घ उ मिलेगा, भानु प्लस औ है तो यहाँ पे उ भी दीर्घ हो जाएगा भानु, रज्जू है तो वो भी दीर्घ हो जाएगा रज्जू। इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देता है और हम लोग उसको समझ सकते हैं। जिस तरीके से प्रथमा द्विवचन देखा उस तरीके से हम लोग प्रथमा बहुवचन भी देख लेंगे। और प्रथमा बहुवचन में हमें मालूम है कि रूप होता है कवयः, कवि ही कवि कवयः। अभी कवयः होने के पीछे का रीजन क्या है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय है जस। किसने कहा जस प्रत्यय है, स्वजस अमाउंट सूत्र ने कहा कवि प्लस जस करेंगे तो प्रथमा बहुवचन बन जाएगा। तो कवि प्लस जस जब भी हम लोग कर रहे हैं तभी
वापिस एक बार कवि का ई को थोड़ा सा अलग निकाल के रखते, कौ प्लस ई प्लस जस ऐसा रखते हैं, और एक सूत्र आता है पाणिनि जी का जसी च, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 108वां सूत्र है, जिसमें ऐसे कहा गया है कि रस्वान्तस्य अंगस्य जस प्रत्यय परे गुणादेश भवति। अगर रस्व अंत होने वाला कोई अंग है, जैसे कवि का जो ई है वो रस्व ई है, तो ऐसे रस्वांतस्य अंगस्य उसके परे सामने जस प्रत्यय आता है तभी गुणादेश होता है, तो ई को गुणादेश हो जाएगा और उसका गुण होके ए हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो, कव प्लस ई प्लस जस था, उसका कव प्लस ए प्लस जस हो गया, तो जो ए हो गया है, गुणादेश हो गया है, वो जसी च यह सूत्र से हुआ है, इसीलिए ई का ए हमें दिखाई दे रहा है। अभी इतना होने के बाद और एक सूत्र आता है चू टू। टू टू क्या कहता है, तो च वर्ग और ट वर्ग यह प्रत्यय के शुरुआत में आते हैं तो उनका लोप कर दो। तो अभी जस में जो ज है वो च छ ज झ, उसमें से ज आता है, तो इसीलिए वो ज का लोप हो गया। कौन से सूत्र से, चू टू। तो कोई भी प्रत्यय जब भी हमें दिखता है, वो प्रत्यय के शुरुआत में अगर च वर्ग का कोई भी वर्ण या ट वर्ग का कोई भी वर्ण दिखता है तो उसको लोप करने के लिए सूत्र आता है चू टू। उससे हम लोगों ने वो ज निकाल दिया, तो अभी बच गया अस, कौ प्लस ए प्लस अस। एक बार यहां तक पहुंच गए, आगे का प्रोसेस सेम है। तो जो आखिर का स है उसका रू बन जाएगा, ससजुषो हो रूह से। एक बार रू बन गया तो उपदेशी जन्मनासिक इत से रू का सब साइड का निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ र, और र का विसर्ग होगा खरवसान योगो विसर्जनीय से। ये हो जाने के बाद हमें एक संधि सूत्र यहाँ पे फॉलो करना है। कव प्लस ए है और उसके सामने अह है, तो ए के सामने अह आ जाने के बाद यू विल गेट के एचो यवा यावह। तो एचो यवा यावह से क्या हो जाएगा, तो ए जो है उसका अय हो जाएगा और विसर्ग विल रिमेन एज इट इज अह, अय हो जाएगा, अय के आगे अह ऐड कर देंगे तो अवयह ऐसा फॉर्म मिलेगा। तो रवि का हो गया रवयह, भानु प्लस जस का हो गया भानवह। सिर्फ यहाँ पे भानु में उ है, उसका जब भी गुणादेश हो जाएगा तो हमें औ ये मिल जाएगा, आगे एचो यवा या वह हमें औ हो जाएगा। उस तरीके से याद रखना है। एंड रज्ज वह भी उस तरीके से चलेगा, इसलिए रज्ज वह हो जाएगा। सो इन दिस वे प्रथमा एक वचन में जो कवि ही कवि कवयः बने थे, वो सभी फॉर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिए हैं किस तरीके से चलेंगे। यहाँ पे उसका हम लोग एक सिस्टम देख सकते हैं, प्रथमा एक वचन कैसे बना, द्वितीय एक वचनम कैसे बना, और प्रथमा बहुवचनम कैसे बना। अभी जो आपके पास पेन या पेज रहेगा उसमें पूरा सूत्र वगैरह सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। कवि प्लस ओ आपके सामने है, कवि प्लस औ आपके सामने है, और कवि प्लस जस आपके सामने है। यू जस्ट हैव टू फॉर्म टेबल फॉर मुनि। अगर मुनि का मुझे प्रथमा एक वचनम बनाना है, प्रथमा द्विवचनम बनाना है, और प्रथमा बहुवचनम बनाना है, तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। ओनली दैट मच यू हैव टू सी, उतना ही आपको ध्यान देना है और क्विकली वो पेज पे लिखना है। जैसे आपने ये ज्वाइन कर लिया, जिस तरीके से आपने ये बना दिया, तो आपका जो टेबल है वो बन जाएगा इजीली, तो आपको तकलीफ आएगा ही नहीं। तो आप ये बना सकते हो, इट इज ओपन। जैसे आप लिख लोगे उस तरीके से तुरंत ही आपको क्या करना है, तुरंत ही आपको यहाँ पर मैसेज डालना है, ग्रुप इज ओपन नाउ फॉर ऑल, यू कैन पुट मैसेज। आपका जो टेबल बन जाएगा वैसा भी रहेगा, गलत सही इट्स ओके, बट यू कैन पुट वन इमेज कि आपने मुनि टेबल बनाया हुआ है, या फिर आपने जो दूसरा टेबल है मनु का, अगर वो ट्राई करना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ है नहीं। बट आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आप वो कर सकते हो। या फिर किसी को कुछ डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस किस तरीके से चलती है, किस तरीके से होती है यहाँ पे। या